यार शुरू शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि आर्ट्रुथ और जजमेंट डे की ये जो कहानी है वो टेम्पररी है, सिर्फ हमको थोड़ा बहुत एक दो रॉक एपिसोड के लिए हंसाने के लिए है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आर्ट्रुथ राह पर निकल पड़े हैं कि उनको जजमेंट डे का पार्ट बनना ही है। फिन बैलर ने सबसे पहले तो देखो अपने ट्विटर अकाउंट पे क्या शेयर किया है, ये किसी बहुत बढ़िया डिजाइनर ने जो है पूरा बना दिया आर्ट्रुथ का कि वो जजमेंट डे में ही आ गया है। और आर्ट्रुथ ने इसमें एंग्री वाले इमोजी का यूज करके फिन बैलर ने इसमें एंग्री वाली इमोजी का यूज करके आर्ट्रुथ को मेंशन किया। और अगर आप आर्ट्रुथ के ट्विटर प्रोफाइल देखोगे तो उन्होंने यही वाली फोटो लगा के रखी हुई है और वो बम के शो पर आकर ये बोल रहे थे कि मैं तो बस अब ज्वाइन करने ही वाला हूं जजमेंट डे, मेरी जो करीबियां हैं उनसे वो बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। तो ये अभी आई थिंक एक स्टोरी लाइन का पार्ट है, जैसे जेडी मैकडोनाल्ड ने ज्वाइन किया था ना, कि उन्होंने तो चलो गिरते पड़ते किया था, लेकिन आर्ट्रुथ की कहानी काफी डिफरेंट होगी। और मैं और मंडे नाइट रॉ मूवमेंट्स का वेट कर रहा हूं जो बड़े ही ऑकवर्ड तरीके से आर्ट्रुथ और डेमियन प्रीस्ट, आर्ट्रुथ और रिया रिप्ली, आर्ट्रुथ एंड फिन बैलर, इन सब का आमना सामना होगा। आ गया बंदा ना वापस, ऐसा फुल एंटरटेनमेंट देगा तुम्हें। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। मनी इन द बैंक 2011 का एडिशन, जब सीएम पंक चैंपियनशिप लेके भाग गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई से, तो उसकी एक बड़ी ही रेयर वीडियो इस समय ट्विटर पर वायरल हो रही है, जहां पे आप देख सकते हो ये जो स्टोरी लाइन के अंदर था ना, वो चैंपियनशिप लेके चले गए थे। तो लिटरली ऑल स्टेट अरेना से, जो कि शिकागो में है, जहां पर आए भी थे सीएम पंक, सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न किया था, वहां से वो टाइटल लेके लिटरली भाग रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टोरी लाइन टीवी है, वो चले ही गए चैंपियनशिप लेके। पता नहीं इसके पीछे का क्या लॉजिक था, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि इतना डीप में चले गए, इतना डीप में चले गए कि सच में ही बेल्ट लेके चले गए। आई थिंक ये भी रीजन हो सकता है कि भाई क्या पता लोग ऐसे लोग ना नोटिस कर लें, अगर सीएम पंक मस्त तरीके से सोचो विंस के साथ घूम रहा होता उस समय तो कैसे लगता ना, तो इसी वजह से है। और इतने टाइम बाद ये वीडियो आई, मैंने सही में इससे पहले कभी नहीं देखी थी, और मैंने देखी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देता हूं। तो उस टाइम से जो स्टोरी टेलिंग है वो उस लेवल पर कर रहे थे सीएम पंक। अगली स्टोरी है जे ऊसो, सीएम पंक और रोमन रेंज से रिलेटेड। तो बम के शो पर कल मैंने आपको बताया था जे ऊसो आए थे, तो ऑलरेडी जे ऊसो ने सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज के मैच की शुरुआत कर दी है। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे उन्होंने बोला था कि मैं तो सीएम पंक को आते ही दोबारा से चाहूंगा कि वो मेरे से फ्यूड करना शुरू कर दे, मैं उसके साथ करना चाहूंगा मैच वगैरह। लेकिन उन्होंने ये भी कहा सीएम पंक की तारीफ करते हुए कि वो ट्राइबल चीफ जैसे स्टेटस पर है, और ट्राइबल चीफ वाले स्टेटस पर आपको पता है सिर्फ एक ही बंदा है इस समय, वो रोमन रेंस, और एक ही हो सकता है। तो यहां से ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उन चीजों को ऑलरेडी और ज्यादा फ्यूल करना शुरू कर दिया, जहां पे रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक की बातें चल रही हैं। और ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतने समझदार तो भाई हम सब लोग हैं इतने टाइम से जो फॉलो कर रहे हैं इस तरीके से रेसलिंग को देखने का जो नजरिया है, वो वाला नजरिया नहीं जो लोग देख के बोलते हैं अब ये तो फेक है, ऐसे वाला नजरिया नहीं कह रहा मैं। तो ये चीज यहां समझ में आ रही है कि सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज तो होना है, तो यहां से उन्होंने इस चीज की शुरुआत भी कर दी है। और इसी शो पर आकर उन्होंने जिमी ऊसो के बारे में ऐसी बातें बोली ना, अगर आपका भाई है या आपकी सिस्टर भी है तो उनसे आपका जो रिलेशन है, उस रिलेशन के मतलब थोड़ा इमोशनल हो जाओगे ऐसे सोच के मैं कह रहा हूं, क्योंकि जे ऊसो ने जब बातें बोली तो लग रहा था भाई यार इसे तो क्या हो गया, तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जिमी ऊसो के साथ रहता था, हम साथ में ड्राइव करते थे, अब मुझे सारे काम अकेले करने पड़ रहे हैं, मुझे पता है वो भी हर्ट हो रहा है, मुझे पता है मैं भी हर्ट हो रहा हूं, लेकिन भाई ये जो चीज हुई है उसकी वजह से अभी चलता रहेगा। और साथ में ये भी लिखते हैं कि भाई मैं पिछवाड़े तोड़ने के लिए जिमी ऊसो का बहुत जल्दी आ रहा हूं, ट्रस्ट मी। और मैं तो फुल्ली एक्सपेक्ट कर रहा हूं रेसलमेनिया में जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो का मैच। इस मैच के अलावा अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किसी भी तरफ देख लिया भाई, तो फिर तो आंदोलन ऐसा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी, इससे बेटर मूवमेंट और सब कुछ इससे बेटर और डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी देख नहीं सकती। तो इसलिए वाला मैच तो होना ही चाहिए रेसलमेनिया में। रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करते तो इम्पल्सिव पॉडकास्ट में वो भी आए थे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट आरकेओस में से अगर आप देखोगे तो वो वाला आरकेओ आपको जरूर याद आएगा जो रेसलमेनिया 2015 में हुई थी, रेसलमेनिया 31 थी ना वो, हाँ उस वाली रेसलमेनिया में, जब रैंडी ऑर्टन ने एक फ्लाइंग सेथ रॉलिंस को आरकेओ लगाया था जब वो स्टॉर्म करने के लिए जा रहे थे। तो इसके बारे में लोगन पॉल ने थोड़ा डिटेल में पूछा, जरा हमको बताओ उसके पीछे की कहानी क्या है। तो उन्होंने बोला देखो जो टाइमिंग का क्रेडिट है पूरा पूरा वो तो मैं लूंगा, क्योंकि अगर मैंने उतनी परफेक्ट टाइमिंग नहीं करी होती तो वो इतना स्मूथ नहीं लगता। लेकिन साथ में उस सेथ रॉलिंस को भी क्रेडिट देते हैं कि कैसे उस बंदे ने इतनी ऊंची जंप लगाई, जो कि बहुत मुश्किल होती है, सामने से ऐसे भाग के आके फिर कूदना, ताकि वो मुझे अलाउ कर सके कि मेरे पास इनफ टाइम हो। और उसके बाद जो वो चीज़ है वो सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने देखी थी। तो इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी रैंडी ऑर्टन ने बताई। डेफिनेटली कुछ आरकेओ ऐसे हैं रैंडी ऑर्टन के जिनको हम भूलेंगे नहीं, और उसमें से अभी नया नया लेटेस्ट ऐड हो चुका है। जेडी मैकडोना को जो मारा था उन्होंने, जो ऊपर से उनको फेंक दिया था, तो ये तो एक मूवमेंट जेडी मैकडोना ने बना लिया है। अब बंदा ये सोचेगा कि मैंने कुछ किया डब्ल्यूडब्ल्यूई में या फिर नहीं, लेकिन एक ऐसा आरकेओ जरूर खाया है जिसको शायद रख सकते हैं टॉप 5 या फिर
टॉप 10 RKOs में से। कल के स्मैकडाउन के एडिशन के लिए कुछ भयानक सा WWE ने अनाउंस कर दिया है और ये है टैग टीम मैच रैंडी ओर्टन LA नाइट वर्सेस जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोवा। ये बात वैसे मैंने सुबह व्हाट्सएप चैनल पर ही बता दी थी और रैंडी ओर्टन शो पर होने वाले हैं टैग टीम मैच में। कमाल की बात है, ऊपर से कल शो पर CM पंक भी होंगे एंड CM पंक उस ब्रांड में आने वाले हैं जहां पर रोमन रेंस होते हैं, मतलब कल नहीं होंगे ऑब्वियसली, लेकिन पॉल हेमन के होने का चांस है। तो क्या कल हमको इतने सालों बाद 10 साल के बाद स्टोरी लाइन में, मतलब WWE के टीवी प्रोडक्ट में वो फ्रेम दिखेगा जब साथ में CM पंक और पॉल हेमन होंगे? आई थिंक एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट हो सकता है, बट क्या उसकी भी जरूरत है वो कुछ नहीं कॉमेंट किया जा सकता। तो कल शो पर ये कमाल धमाल चीज होगी भाई। अलोन CM पंक का आना और रैंडी ओर्टन का होना शो पर आई थिंक इनफ हमको रीजन दे देता है कि कल क्यों कल की स्मैकडाउन जो है सुबह उठ के लाइव देखनी है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और इससे पहले कि मैं कुछ भी आपको बोलूं, शॉन माइकल्स के इस ओपिनियन के बारे में आप कमेंट में अपना थॉट जरूर देखना। उन्होंने यहां पे ये कहा कि NXT इस समय बेस्ट 2 आवर रेसलिंग शो है, यानी 2 घंटे का सबसे बढ़िया शो। और इसके पीछे उन्होंने रीजन ये दिया कि हम शो पर बहुत ज्यादा वैरायटी देते हैं डिफरेंट तरीके की ऑडियंस को देखने के लिए, तो अलग अलग फ्लेवर ऐड होता है। इट्स अ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, वी हैव समथिंग फॉर एवरीबॉडी, दैट्स व्हाई आई से वी आर द बेस्ट 2 आवर रेसलिंग टेलीविजन शो ऑन टीवी टुडे बिकॉज वी हैव सो मच वैरायटी। अब आप मुझे बताना इससे आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हो। वैसे मैं NXT को अभी इतना रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन एक तारीफ जरूर हो सकती है NXT की शुरुआत से अभी तक, और वो है कि ये कंसिस्टेंट रेसलिंग शो सही में अच्छा वाला देते हैं। एक रेसलिंग एंटरटेनमेंट क्या परोसना होता है वो NXT बहुत बढ़िया करती है। कई बार मेन रोस्टर में वो चीज़ खुद कर नहीं सकते क्योंकि काफ़ी कैजुअल ऑडियंस भी देखते, तो फिर उनके लिए एक टर्न ऑफ हो जाता है, भाई अब तो टीवी भी छोड़ो, अब हमें देखना। लेकिन कई बार जब डीप कोर में घुस के वाली बात होती है तो वो चीज़ NXT अलाउ करती है, और कहीं ना कहीं AEW करने की कोशिश करती है, बट वो कभी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चले जाते हैं। तो अब बताना शॉन माइकल्स के इस स्टेटमेंट के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था इम्पल्सिव पॉडकास्ट से ही, जब लोगन पॉल के सामने रैंडी ओर्टन ने बोला था कि अगर रिडल नहीं होता तो मेरे लिए जो पूरा सीन है जो मैंने इतना टाइम अपने आप को कैरी कर पाया मैं रिंग में टैग टीम में होने की वजह से वो नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो कुछ मिनट खड़े होते थे तो उनको पैरों में दर्द होता था। तो इस पर रिप्लाई किया है रैंडी ओर्टन को मैट रिडल ने, और उन्होंने सिंपली ट्विटर पे भी और इंस्टाग्राम पे भी थैंक्स रैंडी करके लिखा है, और स्नेक वाली और जो दिल वाली इमोजी है उसका यूज किया। जब थैंक्स रैंडी उन्होंने लिखा ना, मेरे दिमाग में मैट रिडल की आवाज में ही थैंक्स रैंडी बजा, क्योंकि इनका रिलेशन ही इतना अच्छा था यार। मैं पता कैसा बंदा है यार रिडल, अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ, पता नहीं क्या कांड वांड इतने सारे इन्होंने किए, कितने बार मूवमेंट पे भी आया, जब रिलीज हो जाएंगे फायर हो जाएंगे, एंड में बंदा फायर होके ही माना। अब पता नहीं WWE क्या पता दोबारा से लेके आ जाए इनको जब इनको लगे इनमें कोई सुधार है, लेकिन बिहेवियर वैसा रहता है रिडल का कि उनके साथ डील कर पाना मुश्किल है। एक तो बंदा आपको पता है कौन से कहाँ मतलब किस दिमागी हालत से रहता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बट मैं जरूर चाहता हूं एक बार फिर से रिडल, मैं कैसा भी लोग चाहते हैं कि रिडल और रैंडी ओर्टन एक बार फिर से आरके ब्रो जरूर बना ले। बॉबी लैशली क्या इस बार एक स्पेशल प्लान के साथ तैयार हो रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप को चेस करने के लिए? उन्होंने ये बोला कि अब मैं फिर से वर्ल्ड टाइटल के लिए जाने वाला हूं। उन्होंने स्पेसिफिकली किसी एक टाइटल का नाम नहीं लिया, मतलब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप या फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो ये जरूर बोलते हैं कि अब मैं अपना ग्रुप बना रहा हूं और उस टीम के साथ मैं आगे जा रहा हूं। तो शायद अब बॉबी लैशली जब किसी टाइटल को चेस करेंगे तो वो उनकी पूरी एक टीम के साथ हो सकता है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि WWE ने इनिशियली इस साल के लिए या अपने अर्ली क्या अपकमिंग रोमन रेंस के प्लान्स के अंदर बॉबी लैशली वर्सेस रोमन रेंस की फ्यूड को भी रखा था, और उसके हमने थोड़े हिंट भी देखे थे, इधर उधर हमको कुछ समझ में आ रहा था, बट WWE ने इतना कुछ अभी चेंज किया है रोमन रेंस के अराउंड जो भी सारी बुकिंग है, तो इवेंचुअली शायद हो सकता है बॉबी लैशली वर्सेस रोमन रेंस का मैच हो चैंपियनशिप के लिए। और बॉबी लैशली जो साइज जो फिजिक कैरी करते हैं उनको देख के ये बिलीव कर पाना बहुत आसान हो सकता है कि ये बंदा किसी को भी हरा सकता है, भले इसका बैड डे क्यों ना हो। तो बस मैं उस मूवमेंट का वेट कर रहा हूं। आई थिंक इससे स्ट्रीट प्रॉफिट्स को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। एजे स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं तो पिछली 1-2 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एजे स्टाइल्स इस स्मैकडाउन के एडिशन में आने वाले, बट मैंने आपको ये बोला था भाई ये तो पता नहीं कितने टाइम से हम लोग सुन रहे हैं, कभी एजे स्टाइल्स आके नहीं दे रहे। लेकिन गाइस अब WWE ने एजे ट्रिब्यूट टू द ट्रूप स्मैकडाउन का कल का एडिशन होने वाला है, इसमें एजे स्टाइल्स को पोस्टर पर ही चिपका दिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अब इससे तो मुझे यही समझना चाहिए ना भाई कि कल जो होगा स्मैकडाउन का एडिशन वहां पर एजे स्टाइल्स होंगे, एंड अगर कल भी नहीं होते तो फिर तो मतलब मैं क्या ही बोलूं। अब कल मेरे को ऐसा लग रहा है कि एजे स्टाइल्स जरूर इन्वॉल्व होने वाले हैं वो जो रैंडी ओर्टन का टैग टीम मैच होगा उसमें, क्योंकि
जब लास्ट टाइम एजे स्टाइल्स गायब हुए थे तो वो सोलो सिकोवा की वजह से, ब्लड लाइन की वजह से, इन्हीं सारी रीजन की वजह से हुआ था। शायद हम एजे स्टाइल्स और जॉन सीना को साथ में देखते, लेकिन उसके बाद फिर एले नाइट ने आके रिप्लेस किया और वो गए थे अगेंस्ट द ब्लड लाइन। तो यहाँ से मुझे तो स्टोरी लाइन यही नजर आ रही है। बाकी कल स्मैकडाउन के शो में सारी चीजें पता चली जाएंगी। लिव मॉर्गन और एक 8 साल के रिलेशनशिप को कैसे डिस्ट्रॉय किया गया ये मैं आपको कहानी बताता हूँ। तो पता नहीं किसकी तो ये वीडियो है, यूएस अमेरिका में ही है, टिकटॉक की। कहते हैं भाई अपना फोन तुम दिखाओ, लड़की को भी बोलते हैं, लड़के को भी बोलते हैं, आदमी को भी बोलते हैं, औरत को भी बोलते हैं। तो भाई बंदे के फोन में स्नैपचैट में निकल के आता है कि वो लिव मॉर्गन से बातें कर रहा है, लेकिन उसका सच ये है कि वो कोई ऐसे फेक अकाउंट था लिव मॉर्गन का, जो पता नहीं किससे ही बात कर रहे थे, हो सकता है किसी लौंडे से ही बात कर रहे हो। अब ये उनकी पार्टनर के सामने निकला तो फिर तो मतलब कहानी आपको पता ही है कैसी होनी थी। इसके ऊपर लिव मॉर्गन ने भी ये सैड इमोजी के साथ रिप्लाई किया है। सैमंथा इरविन ने इसके बारे में ये बोला कि तुम लोग यही क्यों सोच रहे हो कि वो फेक लिव मॉर्गन है, ये भी तो हो सकता है कि वो असली लिव मॉर्गन हो। आप क्या सोचते हो इस बारे में? आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी WWE के नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट रॉयल रंबल के बारे में है, रॉयल रंबल के मैचेस के बारे में है। विमेंस रॉयल रंबल के अगर मैं आपको टॉप 5 नेम्स बताऊं जो कि इस समय लिस्ट में टॉप पर है मैच जीतने के लिए, नंबर 5 पर लिव मॉर्गन का ही नेम है, नंबर 4 पर शार्लेट फेयर, अब हर एक बड़े मैच के अंदर उनका स्पॉट तो ऊपर आएगा ही, नंबर 3 पर बेकी लिंच है, नंबर 2 पर जेड कारगिल का नाम है जो कि अभी अपने अराउंड बहुत ज्यादा हाइप रख रही है, तो रॉयल रंबल तक तो मुझे लगता है उनको आ ही जाना चाहिए। और नंबर 1 पर जो सुपरस्टार है वो बेली है। पर्सनली मैं बेली को ही विन होते हुए देखना चाहूंगा, क्योंकि पिछले साल से जो स्टोरी लाइन उनकी चल रही है ना कि वो बंदी हार रही है, लेकिन हारने के लेवल की तो वो है नहीं, हम सबको पता है। तो अगर वो सीधा रॉयल रंबल मैच जीतेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। मेंस रॉयल रंबल मैच की बात करें तो नंबर 5 पर आता है उस सुपरस्टार का नेम जो कि है ईद का चांद का भी अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन, मैं बात कर रहा हूं द रॉक की। नंबर 4 पर आते हैं LA नाइट, नंबर 3 पर गुंथर, नंबर 2 पर नाम है कोडी रोड्स का, और नंबर 1 पर आते हैं CM पंक। इस बार की मैं कह सकता हूं डेफिनेटली जो रॉयल रंबल है बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि टॉप 4 जो नेम्स हैं आंख बंद करके आप किसी एक नेम के ऊपर भी हाथ रख सकते हो और इजीली हो सकता है कि वही सुपरस्टार रॉयल रंबल मैच जीत जाए। लेकिन करंटली इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम है CM पंक का, और अगर CM पंक रॉयल रंबल मैच को जीते हैं तो क्लियर जो स्टोरी लाइन है वो शायद ये भी दिख रही है कि उसके बाद फिर उनको मिलने वाला है रेसलमेनिया के मेन इवेंट में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच। और जो स्टोरी लाइन है वो भी आपको समझ में आइडिया कि इस समय किस डायरेक्शन में जा रही है। बाकी गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल सब कुछ करके चले जाना, और तब तक आप फिर जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।